सभी को नमस्कार। आज जीत जाएंगे की श्रृंखला में एक सफल अभ्यर्थी का इंटरव्यू, जिनके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, एक मोटिवेशन भी मिलता है और ये भी लगता है कि इन लोगों ने कैसे मैनेज किया होगा, हम क्या इनसे सीखें। और ईमानदारी से किए गए प्रयास एक दिन जरूर सफल हो जाते हैं। ऐसे ही प्रयासों के धनी राम नारायण जी आज हमारे साथ हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 में 10वीं रैंक से चयनित हुए हैं। आज हम इनके अनुभव, इनकी इस यात्रा को आपके साथ साझा करते हुए कि क्या पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय में, जहां अपने आप में एक बहुत चर्चित विषय बन चुका है, अपनी कठिनाई के लिए जाना जाता है, वहां क्या हमें फायदा मिल सकता है। तो मैं रामनारायण जी को आमंत्रित करूंगा कि आप मंच पे आएं और आज की इस यात्रा को, आज के इस इंटरव्यू को हम शुरुआत करते हैं। रामनारायण जी, आपका बहुत अभिनंदन और स्वागत है। और सबसे बड़ी चीज और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कभी आपके दिल दिमाग में आया था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? क्योंकि जैसा मैंने आपका बात की अभी, तो पता चला कि आप पटवारी में 7 से 8 साल की सर्विस आपने की और ये बहुत पजल्ड नौकरी होती है पटवारी की, बहुत वर्कलोड होता है। तो उसको मैनेज करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में सोचना, सुनना और एक बहुत अच्छी रैंक के साथ आपने सिलेक्शन लेना, ये बहुत सुंदर लगता है। उन बच्चों के लिए प्रेरणादायी बनता है जो बच्चे समय का बहाना बनाते हैं। थोड़ा सा अपने इस शुरुआत, यात्री जो शुरुआत है आपकी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू, धन्यवाद सर। आपने मुझे यहाँ बुलाया और जो बोलने का मौका दिया है उसके लिए। अब सर, मैं शुरुआत करता हूँ मेरी पटवारी के कैरियर से। 2014 में मैंने सर बीए फाइनल करी। फाइनल के साथ साथ ही अपन बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो सबसे बड़ा सपना यही होता है कि कैसे भी करके एक सरकारी नौकरी लगनी है। तो उस टाइम में जब मैंने देखा तो केवल पटवारी पुलिस में मेरी इच्छा थी नहीं। पटवारी एक ऐसी नौकरी थी जिसकी मैं योग्यता पूरी करता था। 12वीं पास के एग्ज़ाम थे उस टाइम में। लेकिन उस टाइम में भी समस्या ये थी कि 50 नंबर की हिंदी थी, 50 की मैथ और जीके था। तो मैंने बिना कोचिंग के ही मैथ को मेरी सेल्फ स्टडी के हिसाब से ही टैकल किया और जीके को पढ़ा। और ईश्वर की कृपा रही और मेरी कुछ मेहनत, तो मैं 2014 में ही सफल हो गया 21वीं रैंक के साथ ही पटवारी में। लेकिन जब पटवारी में लगा तो मेरी बीएड में मेरा एडमिशन हो गया था सर, लेकिन वो पूरी हो नहीं पाई। मैं टर्निंग की वजह से मैंने बीच में ही छोड़ दी। तो मैं जब टर्निंग कर रहा था उसके दौरान जब पोस्टिंग मिली, तो उससे पहले मेरे को ये पता नहीं था कि कौन सी नौकरी का लेवल क्या होता है, उसकी क्या ग्रेड पे होती है। ये मैंने सोचा सबकी सेम ही होता होगा, सबको बराबर ही मिलता होगा। तो जब मैं वहाँ गया और जाके देखा तो मेरे को ये लगा कि अपन नीचे वाले पायदान पर है बिल्कुल ही। जब दूसरों की वेतन से या पे ग्रेड से अपन तुलना करते हैं, तो लेकिन मेरे पास में फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा क्योंकि बीएड मैंने छोड़ दी थी सर। तो फिर मैं नौकरी करता रहा। फिर जैसे ही, सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो सर आपके बैच का दूंगा कि उससे पहले कॉलेज लेक्चर के बारे में लोगों को ये भी पता नहीं था कि लगते कैसे हैं, क्या क्या इसमें योग्यताएं हैं, पता नहीं क्या करना पड़ता है। तो मैं सर एक सच्ची घटना बताता हूँ आपको कि मैं थाना गाजी में पोस्टिंग था सर। और थाना गाजी में पोस्टिंग के दौरान हमारे गिरदावर साहिबान थे अशोक जी मीणा। तो उनसे ये बातचीत चल रही थी कि वो हिस्ट्री की बुकें लिखते थे सर। तो मैंने कहा मेरी तैयारी कॉलेज लेक्चर की करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं कैसी बुक होंगी, कौन कौन सी क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मात्र बीए और अपन जानते हैं कॉलेज में किस हिसाब से होता है, जो ज़्यादा अनुभव होता नहीं है। तो फिर सर उन्होंने बताया कि एक टीचर है, उनके यूट्यूब पर वीडियो आते रहते हैं, उनका देखना। तो मैंने फिर पहली बार आपका सर्च किया उस दिन। तो आप जो हमारे गुरुजी हैं लक्ष्मी नारायण जी बेनीवाल, उनका इंटरव्यू लिया था आपने। और उस इंटरव्यू में आपने ये पूछा, बताया था लास्ट में कि लक्ष्मी जी कुछ ऐसी बुकें बताओ जो बच्चे घर बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकते, बुकों का पता नहीं है, तो वो कौन कौन सी बुकें पढ़ें। तो उन्होंने जो बुक बताई उसी दिन मैंने खरीद ली सर, और उसी दिन से स्टार्ट कर दिया मैंने। और फिर मेरे को लगा कि पटवारी के साथ साथ अपन मैनेज भी कर सकते हैं। और देखो सर, ये है कि जॉब कोई सी भी हो, अपन चाहें तो हार्ड है और चाहें तो सरल है। पटवारी की जॉब ऐसी है कि 24 आवर की है। लेकिन सर मैं जब 10 बजे ऑफिस जाता था उससे पहले 3 घंटे करके ही जाता था। और जैसे ही 5 बजे वापस आता, 3-4 घंटे शाम को करता। ऐसे करके धीरे धीरे करता रहा और फिर आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहा। मैं बीच बीच में यूट्यूब वगैरह वीडियो देखता था। तो फिर किस्मत ने साथ दिया और फिर बैठ ही गया। बहुत बढ़िया। ये एक चीज है इनकी यात्रा से कि हम सब सामान्य बच्चे होते हैं
और वास्तव में जब ये बताते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता था कि एपी क्या होता है, लेकिन एक यूट्यूब के माध्यम से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से, अच्छी किताबों के माध्यम से, सही लोगों के मार्गदर्शन के माध्यम से 7 से 8 साल की एक हार्ड जॉब करने के बाद उस दौरान 6 से 7 घंटे निकालना, और वो ईमानदारी वाले घंटे निकालना, और आज एक बहुत अच्छी रैंक के साथ आप एक अपने ड्रीम जॉब में पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं ये बताता है कि ज़िंदगी में बहानों से बड़ी चीज़ मेहनत होती है। यदि वो सार्थक दिशा में की जाए तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छी साकार होती है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि इस दौरान कभी आपको ये लगा कि कई बार मेरे से बच्चे बात करते हैं, बहुत जल्दी डिमोलाइज हो जाते हैं, आज सूचना की अधिकताएं इतनी है कि हर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उसकी वजह से बच्चा बहुत डिमोलाइज महसूस कर रहा है, तो कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं सर नहीं हो रहा, अब ऐसा मन कर रहा है छोड़ दे। कभी आपके साथ लगा कि यार मैं छोड़ दूं, नहीं करूं? कभी कोई ऐसे हालात, कोई घटना ऐसी आई कि जब आपको लगा कि टूट गया हूं, नहीं पढ़ना, नहीं करना, ऐसी कोई घटना आई हो? और आई हो तो फिर आपने उससे निकलने के लिए क्या किया? ऐसा कुछ स्पेशल हो तो बताएं। बिल्कुल सही पूछा सर आपने कि ये प्रत्येक अभ्यर्थी के दिमाग में सोच आती है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कहीं मेरा समय नष्ट तो नहीं हो जाएगा। और विशेष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो सर मैं बताऊं, मेरे भी मन में धारणा यही थी कि कभी यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देगा, हकीकत की बात है सर। और न ही किसी से अच्छे से व्याख्यान लिया, तो लोग बहसे मरते थे हम तो कि जेएनयू से करके आ रहे हैं पीएचडी, कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी से करके आ रहा है, कोई डीयू से करके आ रहा है, तो डर तो लगता था कि शायद इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और एक शानदार बात ये है कि सर कि आप मोटिवेशन कहीं से भी ले सकते हो। मेरा छोटा भाई है जो आपका बहुत बड़ा फैन है और हिस्ट्री से तैयारी कर रहा है, तो मैं जब तैयारी की मैंने, तो मेरे पास में पटवारी के 3 चार्ज थे, तो ठीक ही चल रहा था सारा सिस्टम। तो मैं बिल्कुल दुविधा में था कि मैं तैयारी करूं या नहीं करूं, क्योंकि मैं तैयारी करता, हमारे क्या होता है कि प्रत्येक सर्किल के 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो मेरे को तनख्वाह के अलावा 18,000 रुपये तो वो मिल रहे थे, तो मेरे को वो छोड़ने पड़ रहे थे, केवल सिंगल सर्किल फिर पीएल वगैरह लेनी पड़ती। तो मैं काफ़ी दुविधा में था, तो फिर मैंने उनसे पूछा छोटे भाई से कि तू बता मेरे को तैयारी करनी है कि नहीं करनी। तो सर उसने एक ही बात की, वो बात मैं भी कहता हूँ उससे कि भाई साहब एक बात है कि पटवारी के पास 3 चार्ज हैं तेरे, तू कल वापस भी ले सकता है 3, लेकिन आज अगर तूने तैयारी नहीं की तो तू जिंदगी भर ये सोचता रहेगा कि खास मैं उस दिन कर लेता। उसी दिन से सर मैंने फिर गांठ मान ली कि एक बार फिर मैंने तहसीलदार जी से रिक्वेस्ट करके पूरे चार्ज हटवाए, केवल सिंगल चार्ज रखा, उसी दिन से तैयारी। और फिर मैंने ये सोच ली कि भाई कोई डी से है, जेएनयू से है, जो भी है, जो देखा जाएगा एक बार तो करना ही है। और फिर उनका वह भी मेरे लिए एक तरह से सफलता की अग्रसर बढ़ाया कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, तो मेरे को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे ये हुआ कि, और अभी तो सर जैसे इंटरव्यू के मार्क्स जो नहीं हुए, पता नहीं मेरे को कितने मिले, बाकी मेरी उम्मीद है कि अगर जो लिखित के मार्क्स हैं उस हिसाब से मैं 10 से भी अंदर ही रहूँगा सर। तो एक तरह से इस मामले में मेरा छोटा भाई भी मेरा मोटिवेशन किया, जबकि वो भी तैयारी कर रहा है, मेरे सामने बहुत कम जानता है, लेकिन मैंने उससे भी सीख लिया। तो ये तो सर हर अभ्यर्थी के सामने आती हैं कि मैं छोड़ूं, करूं, कहीं मेरा समय नष्ट तो नहीं हो जाएगा, और मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसमें सफल होऊंगा भी नहीं होऊंगा, इससे बढ़िया तो मैं छोटी वाली कर लूँगा, एपी में बहुत कम पद हैं, तो ये है। और फिर सर जैसे आप जैसे जो मोटिवेशनल हैं उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है किताबों का, क्योंकि कोई बुक मैं पढ़ूंगा पहली बार सर, मेरा पूरा समय लगेगा उसमें। आपने पहले पढ़ के ये कह दिया कि भाई इसमें केवल ये चीज़ें काम की है, तो मेरे लिए तो सहूलत हो गई। तो ये है, तो सर इसी के लिए मैं मेरे छोटे भाई को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बात कही, तो मैंने फिर उसको गांठ मार ली। बहुत बढ़िया बात रामनारायण जी ने आपने बताई। इस बात से बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी में एक नई रोशनी आ सकती है, कि वो समझ पाए इस बात को। ज़िंदगी में जब अवसर मिलता है तो आपको किसी न किसी एक चीज़ को छोड़ना पड़ता है। मतलब छोटा लालच आदमी को हमेशा कमी की ओर ले जाता है। इन्होंने 18,000 रुपये छोड़ दिए, उनको लगा कि यार ये तो कभी भी आ सकता है, लेकिन जो मेरे पास फिलहाल ये अवसर है, मुझे इसको पूरा हासिल करना है, इसको पूरे जी जान से करना है। और जितना टाइम मिला, और मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ कि कभी भी 24 घंटे पढ़ाई नहीं होती और 12 घंटे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई यदि ईमानदारी से 6-7 घंटे आप निकाल रहे हो ना, तो आप बड़े से बड़े किसी प्रतियोगी को पिछाड़ सकते हो। बस मन में लगन रखनी है कि मुझे ये 6-7 घंटे ईमानदारी से करना है। कई बच्चे कहते हैं सर मैं 14 घंटे पढ़ता हूँ फिर सिलेक्शन नहीं होता। 14 घंटे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बेटा। सबसे बड़ी चीज़ जो समर्पण इन्होंने बताया
कि एक नौकरी के साथ आप 4 से 5, 6 घंटे, 7 घंटे लास्ट निकाल रहे थे, और उसके बाद इतनी शानदार रैंक के साथ उन बच्चों को पछाड़ दिया जो कंप्लीट बेरोजगार थे, जो 24 घंटे में से 14, 15, 16, 18 घंटे दे सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, किसी एक चीज को छोड़ना पड़ता है, एक कदम को पीछे हटाना पड़ता है, तुम्हें अगला कदम किसी बड़ी मंजिल की ओर रखना है। तो ये बहाने बनाना छोड़िए कि लाइफ में सर मेरे साथ ऐसा हो गया, सर मुझे वो ऐसे नहीं करने दे रहा, सर मुझे लगता है कि मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बहाने हैं, और लाइफ में एक दिन बहानों की कहानियां जब तुम लिखोगे तो अपने आप को सबसे अधिक रोता हुआ व्यक्ति पाओगे कि काश मैं उस दिन ये बहाना नहीं बनाता और उस दिन इतनी गजब की मेहनत करता। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा रामनारायण जी। पॉलिटिकल साइंस अपने आप में एक जटिल विषय है, और पिछले कुछ सालों से इसकी प्रकृति इतनी जटिल हो चुकी है कि बच्चे, और विशेष रूप से मेरे से कई बच्चे, नए बच्चे कहते हैं सर आप इस विषय को चुनें कि नहीं चुनें, इस विषय को कैसे क्या पढ़ें, इस विषय में कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पॉलिटिकल साइंस का अभ्यर्थियों के लिए क्या बेहतर मार्गदर्शन हो सकता है, कौन सी ऐसी बेस्ट किताबें हो सकती हैं जिनको बच्चा सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़े, क्योंकि आने वाला टाइम सेल्फ स्टडी को और ज़्यादा कर रहा है। आरपीसी का पैटर्न नया ये बता रहा है कि सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से आप बच्चों को एक महत्वपूर्ण राय दें कि क्या पढ़ें, कैसे शुरुआत करें, किन किन चीज़ों पे ध्यान दें। जी सर, ये सवाल तो अभी बिल्कुल है ही, तो फ्रंट का सवाल है कि पॉलिटिकल साइंस का क्या होगा। और सर पिछले 2 पेपरों को देख करके, फर्स्ट ग्रेड का और अभी एपी का लगा है, इससे वास्तव में हम सब निराश हैं पॉलिटिकल साइंस वाले कि हमारे विषय के साथ क्या हो रहा है। पेपर हार्ड आते हैं, पहले भी आए हैं, लेकिन इतना नहीं कि आपकी मानसिकता ये हो कि इसको आए नहीं, कि उससे नहीं ऐसा डालना पूरी 4 लाइनों का सेंटेंस दे दिया, लास्ट की लाइन में आपने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, अब वो समझ ही नहीं पा रहा और उसका गलत हो गया, फिर आपने क्राइटेरिया कर दिया 36 का 40 का, तो वो पहले ही पिछड़ गए। तो ये तो सर इस जगह तो मैं अभ्यर्थियों के साथ हूँ कि उनके साथ में बिल्कुल ये अन्याय सा है एक तरह से। अब हमारे वाले पेपर की बात करूँ सर, बिल्कुल बहुत शानदार अच्छा स्तरीय पेपर था, जिसने अच्छी मेहनत की उसको अच्छा परिणाम मिला। अब इन पेपरों में तो मेहनत कर रहे हैं उनको भी परिणाम नहीं मिल रहा है। जैसे मैं सर एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, जो हमारे एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन, 2 लाइनों के क्वेश्चन है सर, उन क्वेश्चनों को केवल आप सही गलत के तरीके से पूछ सकते हो, सीधे तो आप पूछ ही नहीं सकते। तो उसमें एक क्वेश्चन था, मेरे अभी भी याद है और मैं वो गलत भी करके आया था, कि चुनाव के चुनाव से ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष गिना जाएगा, और दूसरा था कि अगर बीच में ग्राम पंचायतें भंग हो गई तो शेष अवधि के लिए होंगी उनके पूरे कार्यकाल के लिए। अब इसको पढ़ते ही ऐसा लगता है कि दोनों बिल्कुल क्लियर है। अब वो चुनाव से ही है, लेकिन उसमें क्या था मूल बेयर एक्ट में, कि पदग्रहण की तिथि से जो प्रथम बैठक होगी ना ग्राम पंचायत, अब वो अभ्यर्थी इतना डीप नहीं जाएगा तो उसको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और फिर वो माइनस मार्किंग खा जाता है। तो सबसे बड़ा है। और सर किताबों की बात करें तो अब तो मैं क्या ही किताबें बताऊं, किताबें भी इतनी है आप पढ़ भी नहीं सकते सर इतना। तो मैं तो केवल इतना है कि जो मैंने पढ़ा है वो बता सकता हूँ, भाई मैंने ये बुकें पढ़ी हैं और उस आधार पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो सर मैंने जो अपने 10 यूनिट होती हैं सर टोटल सिलेबस में, तो फर्स्ट यूनिट होती है हमारी थिंकरों की, जिसमें एक तो इंडियन पॉलिटी वाला होता है और एक वेस्टर्न वाला आता है। तो वेस्टर्न वाले में सर मैंने सुशीला रामास्वामी की बुक पढ़ी थी, और एक बेनीवाल जी खुद एक बुक निकालते हैं बिल्कुल अच्छी बुक है, वो बुक पढ़ी थी मैंने, और ओपी गाबा की 3 बुकें तो मैंने ये पढ़ी। भारतीय राजनीति विचारकों के लिए मैंने एक पुखराज जैन की आती है जो अपने कॉलेज लेवल पर ही चलती है, वो बुक पढ़ी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा भारतीय राजनीति विचारकों में। थर्ड नंबर अपने थ्योरी की आती है, तो सर मैं अगर थ्योरी में किसी से कहूँ तो ओपी गाबा की है जो बेस है, लेकिन क्वेश्चन उसमें से बहुत कम आते हैं सर, ये है। और पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए सबसे बड़ी दुविधा ये है कि उनका मैटर है ना जो सर इंग्लिश में सबसे, और शब्दावलियाँ वहाँ उठ करके आ जाती हैं, और हिंदी मीडियम के बच्चे वो बुक पढ़ नहीं पाते। तो हमारे लिए तो हमारे गुरुजी, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि एंड्रू हेवडू की बुक थी जो इंग्लिश में थी, उनका उन्होंने गूगल ट्रांसलेट करके दिया में, और मैंने कम से कम 4-5 बार पढ़ी उस बुक को, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। संविधान की बात करूँ तो सर बेयर एक्ट को बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, उसमें छोटा सा भी मिस्टेक हो गया तो फिर काम नहीं चलेगा आपका। वो तो बिल्कुल लाइन टू शब्द, वो तो भाव नहीं पूछते, शब्द सही पूछते हैं क्या लिखा हुआ है उसमें। तो आप एक भी शब्द चूक गए तो बिल्कुल खराब हो जाएगा काम आपका। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अगर मैं सर सजेशन करूं, महेंद्र कुमार नंदलाल की एक बुक आती है, वो तो मैंने थ्योरी के लिए पढ़ी, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे सर संगठन चलते हैं, जैसे WTO है, आसियान है, सार्क है, यूरोपीय यूनियन है। तो इनके लिए जो दृष्टि IAS है, इनकी वेबसाइट पर जाता था सर मैं, और उनका मैटर लेता था वहाँ से।
तो मैंने ये तो नोट्स तो पढ़े ही नहीं इसके, तो मैं डायरेक्ट वहीं से लेता। और अब सर बात रही नोट्स और बुक की। अब कल परसों चर्चा भी चल रही थी, ये अभी एपी का पेपर भी लगा है कि नोट्सों में कुछ नहीं आया, ये इतने कम आए हैं। तो सर एक बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब नोट्स लिखने वाला तो किताब का मोस्ट लिखता है सर। अगर वो पूरी किताब छाप छाप देगा तो नोट्स और किताब में तो कोई फर्क नहीं रहा, खरीदेगा भी नहीं। और पूरी नहीं छाप रहा है तो उसमें से छूट भी रहे हैं। तो नोट्स पहले पढ़ने के बाद में आदमी को कम से कम 3 या 4 बार किताब पढ़नी पड़ेगी आपको। क्योंकि नोट्स वाला आपको मुख्य चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर देता है, लेकिन वो लाइन टू लाइन कैसे लिखेगा? और लाइन टू लाइन नहीं लिखोगे तो आपको बीच में से एक सेंटेंस उठा के दे देंगे, वो आपके नोट्स में मिलेगा नहीं, तो फिर आप कहोगे नोट्स में तो कुछ नहीं है। तो मेरा तो सजेशन ये है कि बुक प्लस नोट्स दोनों ही। क्योंकि अकेली बुक पढ़ोगे तो ठीक है, आपको अगर समझ में आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ शब्दावली ऐसी हैं जो एक बुक में नहीं वो दूसरी में है। नोट्स वाला तो मेहनत करता है, 4 5 7 बुकों को एक साथ करने की कोशिश करता है वो, और उनमें से मेन मेन चीज़ें निकाल करके देता है वो। तो एक बार तो उसको पढ़ो आप, उसके बाद में फिर आप बुक ट्राई करो, तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। और मैं तो सर कोई भी बुक पढ़ता था, एक बार तो जैसे अखबार पढ़ना है उस तरह से पढ़ना है, सेकंड राउंड में फिर उसकी मैं एक एक चीज़, और उसमें से बैक जो एग्ज़ाम लगी उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, और फिर मैं लिख करके पढ़ता था। और रफ कॉपी रखता था तो उसके पीछे की साइड में मैं उनको लिख लेता था पहले। जैसे ही मेरी रफ काफ़ी पूरी भरी तो एक रिवीजन उन प्रश्नों का अलग से होता था जो मेरे को पढ़ने के दौरान मोस्ट लगे। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि घबराए नहीं, पेपर ऐसे ही आते रहते हैं, आगे सुधार भी होगा, अच्छी भी होगी। ये ज़रूर है कि थोड़ा टफ हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मैं भी कहूँ कि मैं भी बैठता इस एग्ज़ाम में तो शायद नहीं हो पाता सफल। ये कोई गारंटी नहीं है कि मैंने वहाँ 10वीं रैंक हासिल कर ली तो इस भी मेरे 10वीं आती है, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर पर निर्भर करता है। और हम सर से भी जुड़े हुए हैं, और हमारे से संबंधित कोई सहायता है तो हम सबकी सहायता करने के लिए हमारे छोटे भाई बहनों के लिए तैयार है। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें बुलाया, और जो भी मेरे में कुछ ज्ञान था तो मैं पहुँचाने की कोशिश की। थैंक यू। बहुत सुंदर इनकी यात्रा का जो सफ़र है उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, किताबें पढ़ने का तरीका, नोट्स बनाने का तरीका, और एक स्वाभाविकता जो बच्चे में होती है, ईमानदार बच्चा जो होता है उसमें एक स्वाभाविकता दिखती है उसकी बातों में, वो झलक आपको दिखाई दे गई होगी। ऐसे बच्चों को के माध्यम से वो बच्चे जो वास्तव में आज भी ऐसे महसूस करते हैं कि सर हम कोचिंग नहीं कर सकते, उनको एक बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। रामनारायण जी से संबंधित कोई भी किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, हम इनके नंबर उपलब्ध करवा देंगे। पॉलिटिकल साइंस से रिलेवेंट कोई भी आपकी क्यूरी होगी तो ये निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे, बेहतरीन तरीके से मदद करेंगे, क्योंकि ईमानदारी से इनका प्रयास यदि बहुत सारे हज़ारों लाखों अभ्यर्थियों के काम आता है तो हम अपने आप में बहुत धन्य समझेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों को फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि उससे आप जैसे उन बच्चों को बड़ा फायदा मिलेगा जो अपनी मेहनत पे विश्वास रखता है। तो रामनारायण जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं ज़िंदगी में। उम्मीद करते हैं आप पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थियों को यूं ही एक अच्छा मार्गदर्शन देते रहेंगे। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।